हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम यूनिट 2 की शुरुआत करेंगे। तो यूनिट 2 में हमें दो चैप्टर दिए हुए हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, और दूसरा चैप्टर है यूनिट 2 में थर्मोडायनामिक्स। तो आज के वीडियो में हम इसका कुछ बेसिक पढ़ेंगे जो कि ऑलरेडी 11 चैप्टर में दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे। तो उसमें से सबसे पहले डेफिनेशन है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ने से पहले या फिर पढ़ने से पहले हम टेम्परेचर के बारे में जो भी जानते हैं वो देखेंगे। तो टेम्परेचर के बारे में हम जब भी हम किसी चीज़ का टेम्परेचर पता करते हैं तो अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वो चीज़ ज़्यादा गर्म होती है, अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर कम है तो वो कम गर्म होती है। ओके, मीन्स आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ का टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो आप मेज़र करते हैं कि उस बॉडी के अंदर कितना हीट कंटेन है, ओके, या फिर कितनी हीट एनर्जी समाई हुई है। तो उससे हमें उस बॉडी के टेम्परेचर का अंदाज़ा लगता है। पर टेम्परेचर मेज़र करना और टेम्परेचर को फील करना मीन्स आप एनर्जी डिफरेंस को फील करते हैं। जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं, गर्म चीज़ को टच करते हैं, तो आपको वो चीज़ गर्म लगती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उस हॉट बॉडी के हिसाब से कम एनर्जी है, आपकी बॉडी में कम एनर्जी है। ओके, तो जब आपकी बॉडी हॉट बॉडी को जब टच करती है तो क्या होता है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडी के अंदर एनर्जी डिफरेंस है। तो वो जो भी एनर्जी डिफरेंस होता है दो बॉडी के बीच का, ओके, उससे आपको पता चलता है कि वो जो आगे वाली बॉडी जिसे भी आप टच कर रहे हो वो गर्म है। तो ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि आपकी बॉडी और उस हॉट बॉडी के बीच में एनर्जी डिफरेंस है। ओके, तो जब दो बॉडी के बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। ओके, तो उसके कारण आपको वहाँ पे टेम्परेचर या फिर हीट या फिर टेम्परेचर गर्माहट फील होती है, हॉटनेस फील होती है। ओके, तो जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर, तब हम टेम्परेचर की डेफिनेशन को एटॉमिक लेवल पर देखेंगे या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे। तो जब भी हम किसी चीज़ को हीट प्रोवाइड करते हैं या फिर हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है तो क्या होता है कि उस बॉडी के मॉलिक्यूल वाइब्रेट या ऑसिलेट होना चालू हो जाता है। ओके, तो अगर समझ लीजिए ये मॉलिक्यूल है। ओके, अगर इस बॉडी को ये एक बॉडी हो गई, ठीक है, तो इस बॉडी का ये मॉलिक्यूल है। ओके, या ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये तीसरा मॉलिक्यूल। तो जब भी आप क्या करेंगे, इस बॉडी को अगर आपने बाहर से हीट एनर्जी दी तो क्या होगा, इस बॉडी के जो भी मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे। वाइब्रेट होना शुरू हो गए, इसका मतलब आपके जो भी ये जो मॉलिक्यूल है इनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। ओके, कौन सी काइनेटिक एनर्जी? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इन मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी जितनी आप इसको बाहर से हीट प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन हमें दी हुई है टेम्परेचर की, ओके, वो इसी एवरेज का ये जो काइनेटिक एनर्जी है आपके मॉलिक्यूल्स की, ओके, इसी के हिसाब से दी गई है। ओके, तो क्या दिया है यहाँ पे? हीट सप्लाइज द सब्सटेंस इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल और एटम ऑफ द सब्सटेंस। ओके, जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी इन द सेंस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ओके, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स और एटम्स की। तो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल, ओके, जो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल होती है ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर। हम उसे ही टेम्परेचर कह के पहचानते हैं, जो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपके जो भी मॉलिक्यूल है इन सब की, यहाँ पे समझ लीजिए 3 मॉलिक्यूल, तो 3 मॉलिक्यूल की जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी, समझ लीजिए K1 हो गई यहाँ पर, ओके, यहाँ पे K2 हो गई, यहाँ पे हो गई K3। तो इनकी एवरेज आएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2, ओके, प्लस K3, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपके मॉलिक्यूल्स की। ओके, इस सब्सटेंस के अंदर, क्योंकि ये सब्सटेंस 3 ही मॉलिक्यूल से बना है। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे आएगा K1 K2 अप टू Kn, ओके, डिवाइडेड बाय n।
तो ये हो गई टेम्परेचर की डेफिनेशन। पर टेम्परेचर की डेफिनेशन आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं, या फिर आप टेम्परेचर की डेफिनेशन इस तरीके से भी ध्यान कर सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ नथिंग बट अ मेजर ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ओके, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हीट। ओके, आप सभी को पता है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी का रूप है। ओके, तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो विच इज़ अ ट्रांसफर बिटवीन टू और मोर सिस्टम, ओके, और अ सिस्टम एंड अ सराउंडिंग ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दैम। तो हीट क्या है? हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो फ्लो होता है या फिर ट्रांसफॉर्म होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या फिर सिस्टम से सराउंडिंग में, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं सराउंडिंग से सिस्टम में। तो ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। क्यों वहाँ पे एनर्जी फ्लो होती है दो सिस्टम्स के बीच में या फिर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ओके, तो हीट इज़ व्हाट? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ फ्लो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज़ और टू सिस्टम्स, या फिर सिस्टम भी ले सकते हैं। देखिए, सिस्टम और सराउंडिंग की जो डेफिनेशन है आपने अगर थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में पढ़ी हुई तो वहाँ पे सीखी होगी, लेकिन सिस्टम यहाँ पे भी हमें है सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में। तो सिस्टम का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि सिस्टम यूनिवर्स का वो हिस्सा है जो हमारे ऑब्जर्वेशन में है, उसे हम सिस्टम कहते हैं, और सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी यूनिवर्स बचा है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। ओके, तो ये दो टर्म्स है। ओके, तो दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ हीट। तो हीट क्या है? हीट इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम और टू बॉडीज़ भी बोल सकते हैं हम, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो उनके बीच में हीट एनर्जी फ्लो नहीं होगी। ओके, अब हीट एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसका यूनिट है जूल। ओके, और टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन और सेल्सियस। ओके, आपको ये यूनिट ध्यान में रखने होंगे। सीजीएस यूनिट है हीट एनर्जी का अर्ग। ओके, और 1 जूल आप जानते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। द अनदर यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज़ कैलोरी या फिर कैल। और एक दूसरा यूनिट है हीट का, उसे हम कैलोरीज कहते हैं। ओके, अब कैलोरी ये जो शब्द आया है इसके पहले बहुत साल पहले, आज से लगभग 200-300 साल पहले, जब लोगों को एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में नहीं पता था, तो उस टाइम लोग क्या करते थे कि उनको लगता था कि ये जो हीट है ये एक तरीके का फ्लूइड है, क्योंकि आप फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि फ्लूइड हम उससे कहते हैं उन चीज़ों को कहते हैं जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होती है। तो हीट की भी यही प्रॉपर्टी है, हीट एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होती है। तो बहुत साल पहले, मतलब लगभग 200-300 साल पहले ये कंसेप्ट रखी गई कि हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी न होते हुए एक तरीके का फ्लूइड है। ओके, जो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में फ्लो होता है, तो उस सब्सटेंस को वो लोग कैलोरिक कहते थे। ओके, तो कैलोरिक से शब्द आया कैलोरीज। ओके, तो ध्यान में रखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू होता है 4.184 जूल। ओके, ये कन्वर्जन फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। हीट के डायमेंशंस एनर्जी के डायमेंशन के जैसे ही है, दैट इज़ L2 m1 T⁻⁻2 और K⁻0। और टेम्परेचर की जो डायमेंशंस है, टेम्परेचर के डायमेंशन कुछ इस तरीके से L0 m0 T0 और K⁻1। टेम्परेचर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे उसकी जो डायमेंशन है कुछ इस तरीके से रहेंगे। तो K यहाँ पे इंडिकेट करता है टेम्परेचर। कभी कभी K की जगह यहाँ पे आपको थीटा भी मिलेगा, बट डोंट वरी, ओके, वी कैन यूज़ K ऑल्सो। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है कि किस तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है, तो उसके कौन कौन से तरीके हैं। तो 3 तरीके हैं, 3 तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है। सबसे पहला है कंडक्शन, फिर है कन्वेक्शन, फिर है रेडिएशन। तो कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में हीट फ्लो होती है हॉट एंड से कोल्ड एंड तक, ओके, ऑफ एनी बॉडी। ओके,
तो यहाँ पे हम सॉलिड बॉडी कंसिडर करें तो कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड ऑफ द सॉलिड बॉडी। यहाँ सॉलिड बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी नेट बॉडीली मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी। ओके, तो कंडक्शन मीन्स क्या होता है? कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट फ्लो होती है हॉट एंड से कोल्ड एंड में ऑफ अ सॉलिड बॉडी के अंदर, विदाउट एनी नेट बॉडीली मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी। तो वहाँ पे हीट एक एंड से, हॉट एंड से कोल्ड एंड में फ्लो होती है बॉडी की, पर वहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है बॉडी के उनकी मोशन कुछ नहीं होती। ओके, या फिर वहाँ पे जो नेट मूवमेंट होती है वो लगभग ज़ीरो होती है। ओके, तो कंडक्शन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कंडक्शन जो होता है वो मोस्टली सॉलिड बॉडी में ही होता है। तो कंडक्शन का फिनोमेना आपको सिर्फ सॉलिड बॉडी में ही देखने को मिलेगा। ओके, तो फिर से देखते हैं कंडक्शन मतलब क्या होता है। कंडक्शन इज नथिंग बट फ्लो ऑफ हीट, ओके, और प्रोसेस इन विच हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड विदाउट एनी माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी। तो इसका एग्जाम्पल है, समझ लीजिए कि आपने एक रॉड लिया मेटल का, और मेटल के रॉड को एक हॉट एंड के ऊपर रखा। ओके, तो क्या होगा, उस हॉट एंड से बॉडी के जो भी हीट है वो कोल्ड एंड तक आएगी जहाँ पे आपने हाथ से पकड़ा है। ओके, तो आपको वहाँ पे आपको हीट फील होगी कोल्ड एंड पर। ओके, क्यों, और आपके जो रॉड का जो शेप है वो बदला नहीं होगा इन द सेंस कि आपके पार्टिकल जो है वो उनकी वहाँ पे मोशन नहीं हुई है। अगर पार्टिकल की मोशन हुई रहती, पार्टिकल डिस्प्लेस हुए रहते, तो रॉड का शेप बदल जाता, पर वो बदला है क्या? नहीं। ओके, दैट मीन्स देयर इज़ वहाँ पे जो मोशन है पार्टिकल की वो बहुत ही निग्लिजिबल है, या फिर ज़ीरो है, ऐसे बोल सकते हैं। बट कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स एक ही जगह पे ऑसिलेट होते रहते हैं। तो वो जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है अंदर का आपके सॉलिड का, उसको नुकसान ना पहुंचाए बगैर वो वहीं पे ऑसिलेट होते हैं। ओके, तो ये हो गया कंडक्शन। उसके बाद है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन जो प्रोसेस है ये आपको लिक्विड और गैसेस में देखने को मिलेगी। तो कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हीट हॉट एंड से कोल्ड एंड तक फ्लो होती है ड्यू टू द एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल। ओके, वहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल का एक्चुअल माइग्रेशन होता है। ओके, तो कंडक्शन में पार्टिकल का माइग्रेशन नहीं होता। ओके, कन्वेक्शन में पार्टिकल का माइग्रेशन होता है। ओके, तो कन्वेक्शन मीन्स व्हाट? कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड तक मूव करते हैं, उसके कारण हीट एनर्जी हॉट एंड से कोल्ड एंड तक जाती है। तो कन्वेक्शन का सबसे आसान एग्जाम्पल है जब आप किसी फर्नेस के पास खड़े हो, किसी भट्टी के पास, तो क्या होता है, आप भट्टी के अंदर थोड़ी ना हो, या फिर भट्टी के साथ आपका कोई कनेक्शन थोड़ी है। तो क्या होता है, जो भी हवा है वहाँ पर, हवा भट्टी में गर्म होती है। ओके, वो गर्म हवा के जो पार्टिकल है वो आप तक पहुँचते हैं, और फिर जब वो आपके बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो हीट एनर्जी आपके बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या हुआ वहाँ पे, जो भी हीट है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड तक गई। ओके, और वहाँ पे पार्टिकल का माइग्रेशन भी हुआ। तो दैट इज़ नथिंग बट कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का और एक एग्जांपल है, जब आप पानी को गर्म करते हो तो नीचे का जो पानी है, गर्म पानी, ओके, वो ऊपर की तरफ आता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे की तरफ। तो एक तरीके का वहाँ पे पार्टिकल की मोशन होती है जिसे हम कन्वेक्शन करंट भी कहते हैं। ओके, आप अगर देखेंगे पार्टिकल को, जब अगर वो गर्म होता है तो नीचे का पानी ऊपर आता है, ऊपर का नीचे जाता है। दैट इज़ नथिंग बट कन्वेक्शन करंट। अब नेक्स्ट प्रोसेस है रेडिएशन। तो रेडिएशन ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हीट फ्लो होती है हॉट एंड से कोल्ड एंड तक। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे मटेरियल मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, दैट प्रोसेस इज हैपन, दैट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड विदाउट एनी एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल मीडियम। तो वहाँ पे कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं होता। तो ये हो गई रेडिएशन की डेफिनेशन। इसका एग्जाम्पल हुआ जो सन की जो लाइट है, या सन से आने वाली जो भी हीट एनर्जी है वो हम तक पहुँचती है, लेकिन बीच में हमारे कुछ नहीं है। तो दैट वहाँ पे वैक्यूम है। ओके, तो दैट प्रोसेस, तो वहाँ से जो भी हीट एनर्जी सन से हम तक पहुँचती है वो पहुँचती है रेडिएशन के थ्रू। ओके,
अब नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर देखने से पहले हम यहाँ पे इन ग्राफ्स को देखेंगे। तो इन ग्राफ में आपको दिखेगा कि ये जो ग्राफ है इसे प्लॉट किया गया है आपके वाई एक्सिस पे प्रेशर और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस ग्राफ में जो भी आपको कर्व यहाँ पे दिखाई दे रही है 1 2 3, ये सारी ओरिजिन से शुरू नहीं हो रही, ओरिजिन से शुरू नहीं हो रही। इसका मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। सबसे पहली बात ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जो भी कर्व है आपकी ये 0 से शुरू नहीं हो रही, ये कहीं जाके नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ द टेम्परेचर से शुरू हो रही है। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो और ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, द स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे वॉल्यूम जो है आपकी गैस का, ओके, वो हमने कांस्टेंट रखा। तो हमने 3 गैसेस इस्तेमाल किए, गैस ए, गैस बी, गैस सी। तो इन तीनों गैस को की कर्व्स को अगर आप देखेंगे, इन तीनों गैस में क्या हो रहा है कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं इन गैसेस का प्रेशर बढ़ता है। पर ये तीनों जो कर्व है ये अलग अलग है, ये तीनों लाइन अलग अलग है। पर आप अगर इनको ध्यान से देखेंगे कि ये जो तीनों लाइन है वो एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है, वो 0 से नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस से नहीं, वो लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस से शुरू हो रही है। मतलब यहाँ पे इस टेम्परेचर पर आपके गैस मॉलिक्यूल्स का जो भी प्रेशर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है ये 0 है इस यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो ये ऐसा टेम्परेचर है -273.15, ये ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर इन तीनों गैसेस का जो भी प्रेशर है वो 0 हो जाता है। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग वैल्यू है। ओके, जिसे फाइंड किया था सबसे पहले लॉर्ड केल्विन ने। ओके, अब इस ग्राफ में देखते हैं। इस ग्राफ में हमने वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर को प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पर वॉल्यूम और यहाँ पे टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर, जो कि डिग्री सेल्सियस में है। तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब जो भी वॉल्यूम है वो टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे ही गैस का टेम्परेचर बढ़ा, ओके, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा एट अ कांस्टेंट प्रेशर। वहाँ पे प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, टेम्परेचर को बढ़ाया, प्रेशर को मेज़र किया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को बढ़ाया, वॉल्यूम को मेज़र किया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये तीनों कर्व का जो भी बिहेवियर है वो अलग अलग है। ओके, अलग अलग दिशा में जा रही है ये कर्व, लेकिन -273.15 डिग्री सेल्सियस पर इन सारी की सारी गैसेस का जो भी वॉल्यूम है वो 0 है। ओके, दैट वॉल्यूम इज नियरली 0। ओके, दैट वॉल्यूम कभी 0 नहीं होता, दैट वॉल्यूम इज नियरली 0 एट दैट पॉइंट। मीन्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू में कुछ खास बात है। ओके, इस टेम्परेचर की वैल्यू में कुछ खास बात है कि जहाँ पे वॉल्यूम और जो प्रेशर है गैस का वो 0 हो जाता है, किसी भी गैस का। ओके, तो ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को सबसे पहले फाइंड किया था लॉर्ड केल्विन ने। ओके, वाटर के लिए। तो वाटर के लिए उन्होंने ट्रिपल पॉइंट के थ्रू इस वैल्यू को फाइंड किया था। ओके, यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों ग्राफ में जो भी आपका प्रेशर और वॉल्यूम है इस टेम्परेचर पर -273.15 डिग्री सेल्सियस पर 0 हो जाता है। ओके, all of these line of different gases of the temperature axis at the same point -273.15 okay cuts the temperature axis। okay, तो ये जो सारी जितनी भी लाइन है, ओके, यहाँ की तीनों लाइन ले ली या फिर यहाँ की, ये सारी की सारी लाइंस एक ही टेम्परेचर पर आपके इस एक्स एक्सिस को कट करती है या फिर उसको टच करती है। टच करती है इन द सेंस आपकी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है। ओके, एब्सोल्यूट और इसी टेम्परेचर को या फिर इसी पॉइंट को हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ये जो वैल्यू है इसे हम एब्सोल्यूट 0 वैल्यू कहते हैं। ओके,
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय लॉर्ड केल्विन। इस टेम्परेचर की वैल्यू को सबसे पहले किसने डिटरमाइन किया था? लॉर्ड केल्विन ने। ओके, दिस ऑल्सो ही बिल्ड अ न्यू स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड एज केल्विन स्केल। इसके बाद उन्होंने नई स्केल भी बनाई जिसकी मदद से हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते थे। ओके, ज़्यादा सटीक स्केल जिसे उन्होंने केल्विन स्केल कहा। ओके, यहाँ पे 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इस 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। ओके, तो जो भी रिलेशन है केल्विन और सेल्सियस के बीच का या फिर सेल्सियस और केल्विन के बीच का आपको इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। जो भी आपका टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, अगर आपको टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, तो केल्विन से -273.15 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। या फिर इस फॉर्मूले को अपन और एक तरीके से लिख सकते हैं कि आपको अगर टेम्परेचर केल्विन में फाइंड करना है, ओके, केल्विन में फाइंड करना है, तो आपका जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में उसमें आपको 273, ओके, 15 को हम निगलेक्ट करेंगे, 273, ओके, इसको आपको ऐड करना है। तो समझ लीजिए कि आपका रूम टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, तो साथ में अगर हम 273 ऐड करेंगे तो आपका जो भी टेम्परेचर आएगा वो होगा 300 केल्विन। और यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है फ़ारेनहाइट स्केल, जो कि हम कम ही इस्तेमाल करते हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल के बीच का। ओके, तो केल्विन जो यूनिट है ये हम यूज़ करते हैं एज अ इंटरनेशनल यूनिट। जो भी ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसमें टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमने जो फंडामेंटल यूनिट कंसिडर किया है वो है केल्विन। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने से पहले हम गैस के कुछ लॉ पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि चार्ल्स लॉ कहता है कि the volume of the fixed mass of the gas is directly proportional to absolute temperature if pressure is kept constant। तो चार्ल्स कहता है कि चार्ल्स का लॉ कहता है कि जो भी आपका वॉल्यूम है, ओके, ऑफ मास ऑफ द फिक्स गैस, आपका जो मास है गैस का वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो जो भी वॉल्यूम रहेगा उस गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर को। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा आपकी गैस का वॉल्यूम। ओके, तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ पे इज इक्वल्स टू जगह आएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइंस की जगह आएगा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। T को इधर लेके जाइए तो V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये भी एक तरीका है आपको चार्ल्स लॉ को लिखने का। तो चार्ल्स लॉ इज अबाउट चार्ल्स लॉ गिव यू द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ओके, अब हमारे नेक्स्ट लॉ को देखेंगे। ओके, जो है प्रेशर लॉ या फिर गए लुसेक्स लॉ। ओके, या गए लुसेक्स लॉ। तो ये प्रेशर का लॉ है। तो प्रेशर लॉ का क्या कहता है कि प्रेशर लॉ कहता है कि एज द प्रेजेंस प्रेशर ऑफ फिक्स मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज कीप्ड कांस्टेंट। तो आपका प्रेशर लॉ कहता है कि जो भी आपका प्रेशर है गैस का ऑफ द फिक्स मास, यहाँ पे फिक्स मास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी गैस का मास फिक्स होना चाहिए। तो अगर आपकी गैस का मास फिक्स है तो जो भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है या फिर गैस जो भी प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके टेम्परेचर को। ओके, एट अ फिक्स वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है हमको, ठीक है। तो P/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि फॉर द फिक्स मास ऑफ गैस, फिर से यहाँ पर फिक्स मास ऑफ द गैस का मास फिक्स होना चाहिए। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अगर आपकी गैस का मास फिक्स नहीं है तो ये लॉ काम नहीं करेंगे। ओके, तो आपको आपकी गैस का मास फिक्स रखना है। ओके, तो क्या कहता है हमारा बॉयल्स लॉ? फॉर द फिक्स मास ऑफ द गैस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आपकी गैस का मास फिक्स है तो जो भी आपका प्रेशर है गैस का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वॉल्यूम को एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V और PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इन तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा PV/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट।
क्या मिलेगा, पी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तीनों लॉस को हमको कंबाइन करना है। ओके, तो हमको इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा। ओके, अब आगे फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अब हम 1 मोल गैस लेते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। तो 1 मोल गैस लेने पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 मोल गैस लेने के बाद हमारा जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो आएगा R। हमने जो भी नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू है उसे यहाँ पे 1 मोल लिया है। तो 1 मोल लेके जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कांस्टेंट की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी R इतनी। कितनी आएगी, R इतनी। तो यहाँ पे जो R है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या फिर एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है। हम T को इधर लेके जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा PV इज इक्वल टू RT। तो अगर हम इसी फॉर्मूले को N मोल के लिए लिखें, फॉर इफ द मास ऑफ द गैस इज N मोल, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, PV इज इक्वल टू NRT। और PV इज इक्वल टू NRT यही है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। इसे हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो R की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी सब गैसेस के लिए। ओके, अब R की जो वैल्यू है वो हर गैस के लिए कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस क्या होता है इसे हम देखेंगे, पर उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, या फिर उसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा, वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहला जो भी यहाँ पे जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको भी पता है कि जब अगर हमें किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाना है, ओके, तो हमें उसको क्या हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बराबर है। तो बस यही। और अगर समझ लीजिए मेरे पास 2 अलग अलग तरीके के मटेरियल है। समझिए मेरे पास है ग्लास, ओके, और मेरे पास है समझ लीजिए मेटल। ओके, मेटल समझ लीजिए स्टील है, समझ लीजिए मेरे पास ग्लास और स्टील है। तो अगर मैंने दोनों को एक जैसी हीट प्रोवाइड की तो क्या दोनों का भी टेम्परेचर एक जैसे बढ़ेगा? ये महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर। ओके, तो नेचुरली ऐसा देखा गया है कि अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग अगर आपको एक ही टेम्परेचर से अगर गर्म करना है, अगर मुझे दो मटेरियल है मेरे पास, दोनों मटेरियल का टेम्परेचर मुझे 40 पे लाना है या फिर 50 पे लाना है, ओके, या 60 पे लाना है, तो मुझे उन दोनों को अलग अलग तरीके की हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं 50 60 न बोलते हुए 1 डिग्री सेल्सियस ही बोलूँगा। तो अगर मुझे किसी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो मुझे उस मटेरियल को उन अलग अलग मटेरियल को अलग अलग अमाउंट में हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो डिफरेंट सब्सटेंस रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट cause the same temperature raise of 1 degree Celsius in a same mass 1 kg। तो यहाँ पे मास का भी एक क्राइटेरिया है कि मेरे पास 2 मटेरियल है, दोनों का मास भी 1 kg है, और मुझे उनका टेम्परेचर बनाना है 1 डिग्री से। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि दोनों मटेरियल को अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट लगेगी। तो फॉर एग्जांपल हम वुड लेते हैं और स्टील लेते हैं, तो वुड को ज़्यादा हीट लगेगी 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एज़ कम्पेयर टू स्टील। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे समझ लीजिए डेल्टा क्यू है वो हीट जो हमारे मटेरियल ने एब्जॉर्ब की या फिर हमने उसे दी, ओके, बाय द सब्सटेंस ऑफ द मास m, और हमारे जो भी सब्सटेंस है उसका मास है समझ लीजिए m। डेल्टा क्यू इतनी हीट हमने हमारे सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब की या फिर हमने उसको दी जिसका मास है m। व्हेन इट इज़ अंडरगोज टेम्परेचर चेंज dt, अगर हमारे मटेरियल का जो भी टेम्परेचर चेंज हुआ समझ लीजिए dt से, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, उसका फॉर्मूला आएगा स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय m इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आएगा हमारे स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। ओके, अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड, ओके, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे समझ लीजिए हमारे सब्सटेंस का जो भी मास है वो है 1 kg, और जो भी टेम्परेचर बढ़ा हमारे मटेरियल का वो समझ लीजिए बढ़ा 1 डिग्री सेल्सियस से, और जो भी तो उस समय क्या आएगा, उस समय आएगा कि S इज इक्वल टू आएगा डेल्टा क्यू। अब इससे हम डेफिनेशन बना पाएंगे हमारे स्पेसिफिक हीट की। तो क्या है स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट जो भी है हमारी वो क्या है, वो है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू है क्या है? डेल्टा क्यू वो हीट है जो हमने प्रोवाइड की
ओके, या फिर हमारे सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब की। तो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट वो हीट एनर्जी है जो हम प्रोवाइड करेंगे हमारे मटेरियल को, या फिर वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो हमने मटेरियल को प्रोवाइड करेंगे जिसका मास है 1 kg। और क्यों प्रोवाइड करेंगे ये हीट हम उसे? उस मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए। उसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास एब्जॉर्ब और गिवन आउट बाय द सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 यूनिट और 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। तो क्या है स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट क्या है? वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट मास है जो हमारा सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा या बाहर निकालेगा, ओके, गिवन आउट किसके लिए? उसका उस सब्सटेंस का या फिर उस बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने से 1 डिग्री से या फिर 1 केल्विन से। तो ये होगी स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन। ओके, अब नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट का एसआई यूनिट है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, या फिर जूल केजी केल्विन। केल्विन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सीजीएस में आएगा अर्ग पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर अर्ग पर ग्राम पर केल्विन। ओके, अब जो भी स्पेसिफिक हीट है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर। ओके, तो जो भी स्पेसिफिक हीट है आपके मटेरियल की, वो डिलीवर करती है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके, दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके, एंड इट इज़ वीकली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर पर वीकली डिपेंड करती है। स्पेसिफिक हीट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। वो सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ओके, अब अलग अलग सब्सटेंस की आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट अलग अलग है। ओके, तो इतनी आपको स्पेसिफिक हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए। तो वाटर को देखिए, लगभग 4186 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स इतनी एनर्जी आपको या फिर इतनी स्पेसिफिक हीट है उसकी, या फिर यहाँ पर आपको 4186 जूल इतनी एनर्जी प्रोवाइड करने पड़ेगी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए। वही स्टील की है 120 जूल इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्टील को आपको, ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी एट अलग अलग बॉडी का स्पेसिफिक हीट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो है मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, वो है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है? तो मोलर स्पेसिफिक हीट और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्पेसिफिक हीट में। बस मोलर स्पेसिफिक हीट में हम जो भी बॉडी का वेट है वो मोल्स में डिटरमाइन करते हैं। ओके, इफ़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइज इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ओके, आपका जो भी मटेरियल का जो भी मास है या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो म्यू से नंबर ऑफ मोल्स से डिटरमाइन किया है इंस्टेड ऑफ केजी। ओके, केजी से गिनने से बजाय आपने किससे आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिना है? मोल से। तो फिर आपकी जो भी स्पेसिफिक हीट है उसे हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहेंगे। तो मोलर स्पेसिफिक की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू इंक्रीज इस टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। अब ये रहा उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे आया है हमारा म्यू। ओके, मास की जगह यहाँ पे आया म्यू। द एसआई यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट इज व्हाट? जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर जूल पर मोल पर केल्विन। लाइक स्पेसिफिक हीट, ओके, स्पेसिफिक हीट की तरह ही जो भी हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट है ये भी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर और बहुत वीकली उसके टेम्परेचर पर। ओके, तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक हीट देख सकते हैं। ओके, तो ये होगी स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ये होगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट है। तो स्पेसिफिक हीट के 2 टाइप है, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ओके, तो आगे बढ़ेंगे, आगे डेफिनेशन दी हुई है इसकी। ओके, तो दोनों भी अलग अलग है। ओके, अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस ऑफ अ गैस। ओके, तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस ऑफ द गैसेस में दिया हुआ है सबसे पहले डेफिनेशन, द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, उसे हम SV से डिनोट करेंगे,
is defined as the quantity of heat absorbed or released for a rise or a fall of temperature of unit mass of a gas through 1 degree Kelvin or 1 degree Celsius when the volume is kept constant. तो क्या है इस ये है हमारी स्पेसिफिक हीट या फिर ये है हमारी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये है अमाउंट ऑफ हीट जो भी एब्जॉर्ब या रिलीज की है हमारे मटेरियल ने, ओके, जिसके कारण हमारे मटेरियल का टेम्परेचर राइज हुआ है या फिर फॉल हुआ है, ओके, जिसका मास कितना है, यूनिट मास, दैट विल बी 1 kg, ओके, उसका मास है 1 kg या फिर आप 1 टन या फिर 1 जो भी मास ले या 1 ग्राम ले, बट जो भी यूनिट रहेगा वो जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा वो 1 ही रहेगा. तो जो भी आपका यूनिट मास है उसका टेम्परेचर एक तो 1 डिग्री से बढ़ा है या घटा है, तो जो भी एनर्जी आपके मटेरियल ने एब्जॉर्ब की, जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके मटेरियल ने एब्जॉर्ब की या फिर रिलीज़ की, उस ओके एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, उसे कहेंगे हम प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. फिर से एक बार, द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द फॉर द राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन व्हेन इट्स वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट. ओके, क्या है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम? इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ, ये वो क्वांटिटी ऑफ हीट है जो आपके मटेरियल ने एब्जॉर्ब की या फिर रिलीज़ की, जिसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ा या घटा 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 डिग्री केल्विन से, और जो भी मास है आपकी गैस का वो है यूनिट मास. ओके, और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जब जो वॉल्यूम है आपके मटेरियल का वो आपने कांस्टेंट रखा. अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो आपको दूसरी डेफिनेशन मिलेगी, द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर. ओके, आप इस डेफिनेशन को आराम से समझ सकते हैं. आपको अगर ये डेफिनेशन समझ में आई तो ये भी समझ में आएगी. तो यहाँ पे भी क्या है कि जो भी क्या है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, कि ये वो हीट एनर्जी है जो आपके मटेरियल ने एब्जॉर्ब की है, या वो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी है जो आपके मटेरियल ने एब्जॉर्ब की है या रिलीज़ किया है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा है या घटा है, और उसका जो मास है वो यूनिट मास है आपके मटेरियल का. पर ये सारी प्रोसेस हुई एट अ कांस्टेंट प्रेशर. अब नेक्स्ट है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस ऑफ द गैस. तो यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस ऑफ द गैस में क्या है, एक है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर और एक है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर. सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी सेम, जो भी क्वांटिटी आपके मटेरियल ने एब्जॉर्ब की है या भी क्वांटिटी ऑफ हीट आपके मटेरियल ने एब्जॉर्ब किया है या रिलीज़ किया है, ओके, उसके कारण उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा है या कम हुआ है, और आपके मटेरियल की जो भी क्वांटिटी है वो है 1 मोल. ओके, तो और ये प्रोसेस हुई है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, दैट विल बी व्हाट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. सेम प्रेशर के लिए भी सेम वैसी ही डेफिनेशन. ओके, अब प्रैक्टिस कीजिए इन डेफिनेशन की. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड मोलर हीट कैपेसिटेंस. तो इसका फॉर्मूला में डायरेक्टली दिया हुआ है. ओके, द रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस एंड व्हाट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस इज आर आज उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है. मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस. तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस के बीच का फॉर्मूला. तो यहाँ पे वॉल्यूम के सबसे पहले स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए दोनों फॉर्मूले दिए. दोनों केस में हमने इसे म्यू से मल्टीप्लाई किया है. वहाँ म्यू है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस. ओके, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. अब नेक्स्ट है हीट इक्वेशन या फिर हीट इक्वेशन. तो हीट इक्वेशन क्या है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. हीट इक्वेशन आपको मिलेगा सेम इसी फॉर्मूले से, बस इसी को आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है. देखिए तो क्या फॉर्मूला बना हमारे हीट इक्वेशन का. हीट इक्वेशन या हीट गेन या रिसीव बाय द मटेरियल इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास, ओके, टेम्परेचर चेंज और मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक इज कैपेसिटेंस. तो यहाँ पे Q का फॉर्मूला बनेगा m इंटू डेल्टा T इंटू S, दैट इज स्पेसिफिक हीट. तो ये इम्पॉर्टेंट बेसिक है जो हमारे काम में आएगा इस चैप्टर को पढ़ते हुए. ओके, तो आप इसकी जितनी भी डेफिनेशन आज ली गई है उनकी प्रैक्टिस कीजिए. कोई भी डाउट हो तो आप दिए गए समय पर 4 से 6 जो भी हमारा टाइम दिया हुआ है उस समय पर आप फ़ोन कर सकते हैं. ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिगार्डिंग. ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही.
बाय।